हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बी पॉलिटिकल। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, जो कि पार्ट वन था, एरिस्टोटल के पॉलिटिकल आइडियाज़ देखे थे। एंड एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन देखा था, उनकी मेथोडोलॉजी देखी थी, उनके व्यूज़ देखे थे ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। सो उसको लेते हुए साथ में आज हम एरिस्टोटल को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 2 लेक्चर होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं एक लेक्चर 1 घंटे का लूँ तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, प्लस जो मैं बोल रहा हूँ मुँह से वो एग्जांपल्स भी साथ में नोट करने हैं, ताकि आप इन फ्यूचर एग्जाम के पहले दिन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। वो एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ ना, आजकल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है, उनको लेते हुए याद करना। अगर आप उनको लिख भी लोगे ना, ध्यान में रखोगे, तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप उन्हें मीन्स कहीं पे लिख भी दो साइड में, ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम के दिन। क्योंकि एग्जाम के दिन आप सीधे, अगर कोई पूछे डायलेक्टिकल क्या है, डायलेक्टिकल मेथड क्या है, डायलेक्टिकल अप्रोच क्या है प्लेटो की, तो आप क्या जवाब दोगे वहाँ पे, राइट? तो आपको पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स बिगिन। एंड कल मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल की मेथोडोलॉजी क्या है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल पहले समझाऊंगा। लेट मी कनेक्ट माई पेन। ओके, सो 1 सेकेंड। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के जो डिफरेंस है प्लेटो और एरिस्टोटल में, वो है मेथोडोलॉजी का। मैंने कल आपको समझाया था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है उनके मेथड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ऑप्शन में भी आपसे पूछा जाएगा। तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ आइडियाज बता चुका हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से होती है कि जो प्लेटो की अप्रोच है और एरिस्टोटल की अप्रोच है, उनमें यहीं से डिफरेंस हो जाता है कि जो एरिस्टोटल है उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, एंड जो प्लेटो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट अप्रोच है। मैंने कल बताया था इनकी डिफरेंट अप्रोच कैसी है। साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है, इंडक्टिव मेथड को फॉलो करती है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। मतलब क्या, आप छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करोगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप एक जनरल आइडिया क्रिएट करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई लॉ बनाना है, जैसे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हो गया, ठीक है। अगर वो लॉ बनाना है तो पहले मैं करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूंगा कि मास बढ़ने से कैसे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है, समथिंग लाइक अलग अलग मास में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। देन मैं जनरल फॉर्मूला क्रिएट करूंगा, एक जनरल जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज इंडक्टिव मेथड। आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, छोटे 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 ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो, और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन के बाद एक आप बड़ा आइडिया या बड़ा यूनिवर्सल लॉ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, डिडक्टिव मेथड क्या होती है, जो फिलोसोफर यूज करते हैं जनरली। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम एक जनरल आइडिया पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं इसमें। एक जनरल आइडिया हमने पहले बना दिया, उसके बाद मैं प्रूफ करवा रहा हूँ अपनी चीज़ों को थ्रू फिजिकल एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब, मैंने बोला कल, मैंने समझाया था, सारे कुत्ते, सारे डॉग्स, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो जितने भी कुत्ते हैं या डॉग हैं वो काले होते हैं, मैंने ऐसा बोला। लेकिन और रास्ते में मैं गया, मैंने काला कुत्ता देखा देखा मैंने बोला ना सारे डॉग्स काले होते हैं, लेकिन कल मुझे किसी ने, कोई मेरे घर व्हाइट डॉग छोड़ के गया, तो जो व्हाइट डॉग है उसने मेरा जो आइडिया था उसको क्या कर दिया, क्रैक कर दिया। अब मैं क्या बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द डॉग ब्लैक और व्हाइट दोनों होते हैं, तो मैंने अब नया आइडिया बना दिया। तो ये है कि मैं आइडिया पहले बना रहा हूँ, फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस से उसे प्रूफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके की जो पढ़ने का या सोचने का तरीका होता है, दैट इज नोन एज डिडक्टिव मेथड। क्लियर है। उसके बाद एरिस्टोटल की जो मेथोडोलॉजी है कंपेरेटिव है, ठीक है। और कंपेरेटिव का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करके। ऑब्वियसली साइंस में भी हम ऐसे ही करते हैं, कंपेरिजन करते हैं चीज़ों का, ठीक है। कौन सा एसिड मोर एसिडिक है, कौन सा बेस। आई होप आप समझ पा रहे हो, कंपेरेटिव स्टडी है, दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर है। उसके बाद इनकी जो टिलियोलॉजिकल अप्रोच, दोनों की टिलियोलॉजिकल अप्रोच है। टिलियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, ठीक है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है। अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल का दोनों मिक्स करके देखोगे तो आप सिमिलरिटी भी दिखेंगी, और डिफरेंसेस भी आपको क्लियर नजर आएंगे। क्लियर है। एक डिफरेंस मैंने बताया था, फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि इस जन्म से पहले भी हमारा एक, हमारी जो सोल है जो एग्जिस्ट करती है, उसका उसका अपना एक पर्टिकुलर आइडिया है, ठीक है। जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम उस आइडिया से क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। मैं ज़्यादा फिलोसफी में नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल अप्रोच में ही रहूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा आपको थोड़ा उस साइड भी, उस डायमेंशन को भी दिखाऊं, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो इस शरीर से पहले भी हम एक आइडिया, हमारे इस शरीर से पहले जो सोल होती है, जो उसका आइडिया होता है, हम वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है।
लेकिन उसके बाद जब हम इस बॉडी में आते हैं तो हमारा उस डायमेंशन, उस स्पेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। अब अगर मुझे अपना कनेक्शन दोबारा वहां बैठाना हो, दोबारा उस स्पेस से जहां से हम आए थे, किसी को नहीं पता हम कहां से आए, लेकिन जहां से हम आए थे अगर मुझे दोबारा वहां से कनेक्शन बैठाना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉलेज के थ्रू बैठा पाऊंगा, मैं रीजन के थ्रू कनेक्शन बैठा पाऊंगा। और वो नॉलेज और रीजन कैसे मिलेगी, वैलिड एजुकेशन से, समझ रहे हो? ठीक है, वो एजुकेशन कैसे मिलेगी, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन आप जानते हो, क्लियर है बात? ठीक है, तो इन मेथड्स के थ्रू प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज को या फॉर्म ऑफ आइडियाज को बताया। उन्होंने बोला कि जो हमारी मेंटल उन्होंने बोला कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये कुछ नहीं होती, एक होता है वो आइडिया। मैंने बोला मेरे पास आइडिया ऑफ पेन है, तो मैं इसे भी पेन बोलूंगा, मैं इसे भी पेन बोलूंगा, ठीक है, ये सब मिल क्या है, पेन है, क्लियर है? मेरे पास चार, अगर मेरे पास एक लकड़ी टेबल की बात अगर मैं करूं तो उसके कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, क्लियर है? तो अगर टेबल तो लेकिन ऐसा भी राउंड शेप नीचे से हो तो वो भी टेबल कहा जाएगा, क्लियर है? ऐसी कर्व्ड शेप हो तो वो भी टेबल कहा जाएगा, ऊपर से शीशे का लगा दो, नीचे से कर्व शेप बना दो, वो भी टेबल ही है मेरे लिए। आई होप समझ पा रहे हो। लेकिन मेरे दिमाग में क्या, टेबलनेस का एक आइडिया है, उस आइडिया के थ्रू मैं प्रूफ कर रहा हूं कि देखा ये भी टेबल होता है, ये भी टेबल होता है, लेकिन टेबलनेस का एक आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे दिमाग में, तो आइडिया से फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव करता हूं, ठीक है? लेकिन लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उससे आइडिया क्रिएट होता है, ना कि आइडिया से फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब कि चाकू है, खून आ रहा है, तो एक्चुअली मुझे दिख रहा है खून आ रहा है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, एक्चुअली में दिख रहा है मुझे वो चीजें, तो मैं उसे कैसे डिफरेंट समझ सकता हूँ? तो वो बोलते हैं कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसी से आइडिया क्रिएट होता है, ना कि आइडिया से फिजिकल एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है, क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये इनके फॉर्म ऑफ आइडियाज की डिफरेंस, जो उनकी थॉट्स हैं वो है। उसके बाद प्लेटो यहाँ पर लिखा है बोथ बिलीव दैट स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इनके यहाँ पर थॉट मिलते हैं कि स्टेट का काम क्या है, गुड लाइफ को आगे बढ़ाना, सबके बेनिफिट के लिए काम करना, क्लियर है? लेकिन जो प्लेटो का थॉट है वो स्टेट को क्या करने की कुछ सोचता है, कम्युनिज्म की तरफ ले जाने की सोचता है। जैसे कि मैं समझाऊं, कल मैंने आपको बताया था कि जितने बच्चे पैदा होंगे उनको स्टेट कंट्रोल करेगा, स्टेट शिक्षा देगा, ठीक है? और उनका जो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है उस तक स्टेट ले जाएगा, कैसे? नॉलेज के थ्रू। अगर स्टेट ने ऐसा कर दिया कि जिनके अंदर एपिटाइट ज्यादा है, जिनके अंदर एपिटाइट करेज ज्यादा है, जिनके अंदर रीजन ज्यादा है, उसके डिवीजन के अकॉर्डिंग समाज में लोगों को बांट दिया, तो स्टेट ने अपना जो मेन टीलियोलॉजिकल एंड है वो गेन कर लिया है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये सब क्या स्टेट कंट्रोल्ड है। उन्होंने बोला कि गार्जियन क्लास, जैसे कि क्या सोल्जर होगी, ऑक्सिलरी क्लास हो गई, फिलोसोफर किंग, इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, उनका सबका कम्युनिज्म कर दिया, सब स्टेट कंट्रोल कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी और वाइफ, फैमिली किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। कहने का मतलब प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सही नहीं मानते हैं, ठीक है? प्लेटो कॉमन ओनरशिप की बात करते हैं जनरली, ठीक है? लेकिन एरिस्टोटल किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप लेकिन कॉमन यूज। जैसे मैंने बताया था यहाँ ट्रस्टीशिप के भी जो स्मेल है, जो ट्रस्टीशिप भी यहीं से लिया गया है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? गांधी जी की अपनी फिलोसफी है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि एक आइडिया यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हम स्मेल कर सकते हैं कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप आइडिया भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है? एग्जैक्ट यहाँ से लिया गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो उनका आइडिया है कुछ इससे मिलता जुलता है। कैसे? अगर मेरे पास करोड़ों की जमीन है, ठीक है, तो कुछ हिस्सा मैं उनके लिए दान कर लूँ कि कुछ गरीब लोग हैं वो अपना खेती कर ले, ठीक है, और कुछ हिस्सा मैं अपना, जितना मेरी दिनचर्या चल रही है जिससे मैं अपना वेल स्टैंडर्ड जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो कर सकूं, और बाकी है मैं दान कर दूं, तो इसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज। आई होप यू आर गेटिंग। मैं भी आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने डिफरेंसेस, इसमें सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, थोड़ा मैं जो कल की थ्योरी है पहले उनका रिवाइज करा दूं आपको। आइडिया ऑफ फैमिली का मैंने बताया था, फैमिली में कितने लोग होते हैं, फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो सब एक पर्सन के सेंट्रिक होते हैं। कहने का मतलब हो गया जैसे कि कोई मेल है, ठीक है, वो मेल, यहाँ पे मैंने सब नोट्स लिखे हुए हैं, बस आप मेरी तरफ देखो और जो जो मैं समझा रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा आपको ये थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। एरिस्टोटल व्यू ऑन फैमिली का सीधा सा मतलब है कि जो फैमिली में है सबसे ऊपर आता है मेल। जो मेल है उसका रिलेशन फीमेल के साथ जो होगा, वाइफ के साथ होगा, वो हस्बैंड का होगा।
चाइल्ड के साथ होगा वो होगा पेरेंट का, और जो स्लेव के साथ होगा वो मास्टर का होगा। और सब में सबसे सेंटर कौन होगा? मेल होगा, और मेल को इन सब की ज़रूरत है। हेल्पिंग के लिए वाइफ की ज़रूरत है, कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। बाकी घर के काम के लिए स्लेव की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। स्लेव मतलब यहीं से प्लेटो स्लेव को जस्टिफाई बनाते हैं। स्लेव स्लेव होना स्लेव हो, इस चीज़ का जस्टिफिकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि घर के बाकी काम अगर एरिस्टोटल करने लग गया, लकड़ियाँ एरिस्टोटल लेके आ रहा है, अदर काम एरिस्टोटल लेके कर रहा है, तो ये नॉलेजेबल थिंक और रीजन वाले माइंड से कौन नई नई चीज़ खोजेगा? समझो ना। अगर जैसे कि मैं आजकल का इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो रिसर्चर हैं, ठीक है, जो नए रिसर्चर हैं, जो उनको गाइड मिलते हैं, वो उनसे अपना घर का काम भी कराते हैं। ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हुई हैं, ठीक है। तो अगर वो उनसे ऐसे काम करा रहे हैं तो रिसर्च कौन करेगा? आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। गुरु की सेवा करना इज डिफरेंट थिंग, बट ये सब करना, ठीक है। तो एरिस्टोटल इसी चीज को कहते हैं। उनके अंडर बहुत सारे लोग थे जो उनको डेली बेसिस पे बताते थे कि कहाँ नई खोज हुई है, कहाँ कुछ नया अगर होगा तो उनको इन्फॉर्म करते थे। क्लियर है? उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी बोला मैंने, जैसे कि आपको समझाया, इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज, बस ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्लेवरी जस्टिफिकेशन मतलब कि उनने ये उनकी ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्लेव्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाई नेचर सेवा करने के लिए पैदा होता है, जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि मैं इनके अंडर में रहूंगा तो मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगा। लीडर बनने का जज्बा, अगर उनको लीडर भी बना लेना तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब, ठीक है। तो वो लोग जो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं तो उनसे सेवा ही कराई जाए, मतलब एरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं। तो कुछ में बाई नेचर ही स्लेवरी होती है, तो उनसे क्यों ना स्लेवरी कराई जाए। अगर एरिस्टोटल जैसा आदमी ये सब करने में लगेगा तो ये सब चीज की खोज कौन करेगा? समथिंग लाइक ऐसी कुछ उनकी थिंकिंग रही उस टाइम पे। तो आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप मैंने आपको समझाया था। सिटीजनशिप या सिटीजन होने का क्या मतलब है उस टाइम के ग्रीस में, एथेंस में। सिटीजन या सिटीजन होने का मतलब है, अगर आप विमेन है तो आप सिटीजन नहीं है। अगर आप फीमेल, विमेन मतलब फीमेल, आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप ओल्ड मैन है तो आप सिटीजन नहीं है। अगर आप चाइल्ड हैं तो आप सिटीजन नहीं है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप सिटीजन नहीं है। इन सबको छोड़ के आखिर कौन बचा? मेल। मेल भी कौन से? जो फिजिकली बहुत ही हट्टे कट्टे, अच्छे, नॉलेजेबल, रीजनेबल, ये सब हो। समझ में आ गया? इन सबको छोड़ के, जनरली इन सबको छोड़ के ही जो बचे वो सब क्या है? सिटीजन है, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बाद वो अपनी नई थ्योरी देता है, स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ द सिटीजन। ये आप पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि सिटीजन के क्या क्या फंक्शंस हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आप जानते ही हैं, ठीक है। सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, स्लिप ऑफ टंग था। फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पर बेस्ड है? वो है स्टेट के क्या क्या काम होंगे, स्टेट क्या काम करेगा, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है, और यहीं पर दो इनकी भी डिफरेंस, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है प्लेटो और एरिस्टोटल में, दोनों। प्लेटो क्या सोचते हैं? जो जस्टिस है वो सोसाइटल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एरिस्टोटल है उनका जस्टिस पूरा डिफरेंट है। एरिस्टोटल 3 तरीके का जस्टिस बताते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा है तुम्हारा रेट्रीब्यूटिव, तीसरा है कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमारे सिलेबस में है वो है बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब कि जिनकी 90% आई है, पहले अगर मेरी 90% आई, मेरे फ्रेंड की 90% आई, तो हम इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। अगर मेरी 70% आई, मेरे फ्रेंड की 90% आई, तो हम इक्वली ट्रीट नहीं किए जाएंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है। भले ही, और ये बैकग्राउंड को नेगलेक्ट करते हैं कि अगर मेरी 70% आई, क्या पता मेरी फैमिली कंडीशन खराब थी, क्या पता मुझे मीलों चलकर आना पड़ता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्या पता मुझे जानवर चरा के जंगल में जाके उसके बाद घर आके मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे टाइम नहीं मिला उस चीज़ से, या फैमिली अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इन चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। वो कहते हैं कि 70% आई तो 70 वाले के साथ ही कंपेरिजन होगा, 90 वाले के साथ उनको बैठने की उनकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो जज जस्टिस करते हैं उस टाइप के जस्टिस को रेट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव जस्टिस कहते हैं। क्लियर है? तो सीधे डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इनका क्रिटिकल है। अब देखो, एरिस्टोटल प्लेटो किसको बेस बनाते हैं? एरिस्टोटल पेट्रियार्कल का सोच को डेवलप करते हैं, ठीक है।
और जो समाज में कौन रहेगा, फिर बचा कौन? देखो, बूढ़े नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको सिटीजन नहीं मान रहे, तो कौन रहेगा? एलिटिस्ट सोसाइटी रहेगी, ठीक है, जो अमीर है, ठीक है, और पेट्रियार्किकल अप्रोच रहेगी, क्योंकि सब आदमी को ही दे रही है, वुमेन्स के कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, कंसिडर वुमेन स्लेव नॉन ग्रीक्स एज इन्फीरियर, उनको छोटी निगाहों से देख रहे हैं, ठीक है। और हिज थ्योरी ऑन स्लेवरी एंड जेंडर आर लॉजिकली वीक एंड अनसाइंटिफिक। अब जरूरी थोड़ा कि कोई तुम्हारे सामने झुक रहा है, कोई तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम्हारा स्लेव बनने के लिए है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। वो स्लेव बनने जरूरी थोड़ा उसको स्लेव बनाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, कोई तुम्हारे अंडर तुम्हारे काम कर रहे हो, तुम्हारा स्लेव कैसे हो गया? क्लियर है, ठीक है। मतलब उसको उस तरीके से एक स्लेव होने का मतलब, और तुम्हारे अंदर को आजकल बड़ी बड़ी कंपनी है उनके अंदर वर्कर काम करते हैं, तो वो क्या स्लेव हो गए? वर्कर्स के राइट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो वर्कर को और वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो स्लेव कहना और डिफरेंट अपने अंदर लोगों को वर्कर कहना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। उसके बाद फेमिनिस्ट एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक थिंकर्स अपोज हिज व्यू ऑन नेचुरल इनइक्वलिटी, वो मान के चलते हैं कि नेचर में ही इनइक्वलिटी है, ठीक है। इनका क्रिटिक्स मैंने बताया नहीं है, वही पहले इनका क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ते हैं, फिर एक थ्योरी है, फिर उसे कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। इनका मानना है कि नेचर में ही इनइक्वलिटी है, मतलब नेचर से ही। अब कुछ लोग फिजिकली हैंडीकेप पैदा हुए, ठीक है, तो इन ये जो एग्जाम्पल्स ही देखते हैं आसपास, ये इनको देख के बताते हैं कि नेचर में ही ये चीजें हैं। अगर शेर किसी को खा रहा है तो वो ऐसे प्रूव करता है कि नेचर में ही ये है कि बड़ी मछली छोटे को खा जाएगी, ठीक है। तो ये सबका अपोज करते हैं आजकल के जो डेमोक्रेटिक थिंकर हैं। अगर वो बोलते हैं, जैसे जॉन रॉल्स हो गया, ठीक है, उनकी वेल ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी है जस्टिस को लेके, तो अभी मैं आऊँगा उन सब चीज़ों में धीरे धीरे, तब आपको जब उनको पढ़ाऊंगा ना, तब उनके रिस्पेक्ट में इनका क्रिटिसिज्म करूंगा। अभी मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, तो इनका कम क्रिटिसिज्म करते हुए मैं बताऊंगा, क्योंकि जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, अगर कोई नेचुरली इनइक्वल है, मतलब कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई इस कंडीशन में पैदा नहीं हुआ, किसी के फैमिली मेंबर्स गरीब, किसी की फैमिली गरीब थी, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो अपना आगे ग्रोथ कर पाए। अब कुछ ही होते हैं, कुछ ही होते हैं, कुछ का ही परसेंटेज होता है जो हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सब तो नहीं पहुंच पाते ना, ठीक है। सभी मोस्ट ऑफ द सॉरी, मोस्ट ऑफ द लोग, अब आप अपने आसपास देखते होंगे कि वो हाइट अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वैसी सिचुएशन नहीं मिली होती हैं। तो आजकल जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि क्यों ना हम उनको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कराएं, बाय रिजर्वेशन, ठीक है, बाय स्कॉलरशिप, ठीक है, बाय फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो आया, ठीक है, एजुकेशन को लेकर राइट टू एजुकेशन जो आया, ठीक है, ये सब चीज़ें इनके छोटे छोटे स्टेप है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं समाज में, सबको एजुकेशन मिले, सब पढ़े लिखें, ताकि वो अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट या कुछ अच्छा कर सके लाइफ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट उससे पहले मैं आपको एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन थोड़ा समझा दूं, ताकि उसके बेसिस पर हम इसका कंक्लूजन निकालें। तो लेट मी कनेक्ट द पेन एक्चुअली, वेट, ओके। सो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन थोड़ी सी हमने देखनी है पहले। सो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन किस चीज़ पर बेस्ड है? तो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, लेट मी क्लियर, अगर किसी भी व्यवस्था में थोड़ा भी चेंज होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब एरिस्टोटल के लिए ये नहीं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इटालियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जर्मन रिवॉल्यूशन, इस टाइप का रिवॉल्यूशन का उससे मतलब नहीं है। एरिस्टोटल का मतलब है, यदि कहीं सरकार 5 साल बाद अगर इंडिया में सरकार चेंज हो रही है तो वो रिवॉल्यूशन है। अगर कोई राजा अपनी गद्दी से उसको हटा दिया जाता है, वो रिवॉल्यूशन है। जनता अगर विद्रोह करके कुछ नई चीज़ ले आती है, वो रिवॉल्यूशन है। तो रिवोल्यूशन एक पर्टिकुलर चीज नहीं, कोई बड़ा चेंज आ जाए, ठीक है, छोटा छोटा चेंज भी एरिस्टोटल के लिए रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के बेसिस पर वो एरिस्टोटल अपना क्लासिफिकेशन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 158 कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने स्टडी की थी, उस बेसिस पर उन्होंने गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको हमें बताए हैं, ठीक है। तो देखते हैं एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सा है और बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। ये एक साइकिल सा चलता है। अगर सपोज दैट उस समय के ग्रीक सिटी स्टेट्स में कहीं मोनार्की थी, कहीं एरिस्टोक्रेसी थी, कहीं पॉलिटी थी, ठीक है, कहीं ओलिगार्की थी, कहीं टायरनी थी। तो इन सब की स्टडी की है कि कौन सा गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है जो जनता की भलाई के लिए काम करे,
उसे हम जस्टिफाई करें, उसे मीन्स वो जस्टिस, जहाँ सोसाइटी में जो जस्टिस लाएं, इन शॉर्ट, ठीक है, जो सोसाइटी में जस्टिस लाएं और जनता की भलाई के लिए काम करें, वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की क्यों ना हो, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटी क्यों ना हो। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर यही लोग, चाहे मोनार्की हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटी हो, यही लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएं, अगर यही लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएं, तो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। और जो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है, ये है करप्ट, यहाँ लिखा हुआ है, उसे मैं बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहा हूँ। करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? मोनार्की, मोनार्की, अगर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें जो राजा होगा वो जनता की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि जो राजा है वो जनता की भलाई के ना करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो वो मोनार्क ना रह के क्या हो जाएगा? टायरेंट स्टेट हो जाएगा, या टायरेनी वहां पर आ जाएगी। क्लियर है? टायरेनी आने के बाद, वेट, टायरेनी आने के बाद, लेट मी राइट ऑल्सो, अगर कहीं पर मोनार्क था, मोनार्क में राजा क्या होता है? जनता की भलाई के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जो जनता की भलाई से काम करते करते, वो भी एक ह्यूमन है, ठीक है, अगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो वो मोनार्क ना रह के क्या हो जाएगा? टायरेंट रूलर हो जाएगा, ठीक है, टायरेनी वहां पर आ जाएगी। एम लिख दिया गलती से, क्षमा करें, टी, टायरेन, ठीक है। अच्छा, अब इस टायरेनी, लोग इससे, इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे और लोग इसको चेंज करने के लिए विरोध करेंगे, ठीक है, अपोज करेंगे इस चीज़ का। और उसे ही क्या कहा है? रिवॉल्यूशन का है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो जो अपोज करा, तो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, जिसे मैं बोल रहा हूँ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोग होंगे जो रूल करेंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे। मोनार्की में एक पर्सन रूल करता है, एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोग होते हैं वो रूल करते हैं, और वो जनता की भलाई के लिए काम करता है, बेनिफिट फॉर ऑल, सबके लिए काम करता है। लेकिन अगर यही लोग, अगर यही लोग अगर यही लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? ओलिगार्की बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ओलिगार्की बोलेंगे। फिर ओलिगार्की को हटाने के लिए, ओलिगार्की को हटाने के लिए फिर क्या होगा? फिर रिवॉल्यूशन होगा, और फिर क्या आएगी? पॉलिटी आएगी, ठीक है। पॉलिटी आएगी, पॉलिटी मतलब जहाँ जनता के द्वारा चुना जाए, ठीक है। मिडिल क्लास जो होगी, जो मिडिल क्लास होगी वो चुनेगी, समझ रहे हो? ठीक है, मिडिल क्लास मीन्स मिडिल क्लास रूल करेगी ओवरऑल, आप इतना समझ लो, ठीक है। तो पॉलिटी आएगी। फिर अगर पॉलिटी में लोग, पॉलिटी में जो सरकार होगी वो जनता की भलाई के लिए काम करेगी, फॉर बेनिफिट फॉर ऑल, चाहे कोई भी हो, चाहे वुमेन हो, एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद अगर ये लोग भी सेल्फिश हो गए, तो क्या आ जाएगी? डेमोक्रेसी आ जाएगी। मतलब कि एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं? करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। याद रखना, एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं? करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो एरिस्टोटल के हिसाब से करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? टायरेनी है, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है। और गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है। मतलब पॉलिटी के बाद डेमोक्रेसी आएगी, फिर डेमोक्रेसी के बाद दोबारा कोई एक नया, जैसे हिटलर हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी के बाद वो देखेंगे कि आपस में जनता रूल नहीं चला पा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का शासन है। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन आ जाएगा। अगर लोगों का शासन आएगा, मेजोरिटी रूल आएगा, दोबारा क्या होगा? रिवॉल्यूशन आएगा, कोई बड़ा नेता उठेगा और वो खुद सारी पावर अपने अंडर ले लेगा और खुद को क्या घोषित कर देगा? किंग घोषित कर देगा। आज की भाषा में वही क्या हो जाता है? हिटलर का फॉर्म ले लेता है, मुसोलिनी का फॉर्म ले लेता है। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब डिक्टेटर बन जाएगा, इन शॉर्ट ये है, और सारी पावर अपने पास ले लेगा, ठीक है। अगर वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है तो वो आपका मोनार्क है। लेकिन अगर फिर से वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएगा, फिर वो टायरेंट बन जाएगा। फिर रिवॉल्यूशन दोबारा होगा, फिर एरिस्टोक्रेट आएंगे। एरिस्टोक्रेट बेनिफिट फॉर ऑल करेंगे, सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर वो दोबारा क्या करके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने स्टार्ट कर दिया, तो वो ओलिगार्की हो जाएगी। ओलिगार्की के बाद फिर रिवॉल्यूशन होगा, फिर पॉलिटी आएगी। पॉलिटी में जो लोग रूल करेंगे, ठीक है, पुअर लोग, जो आम जनता रूल करेगी। उसके बाद अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएंगे, फिर आ जाएगी डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी के बाद दोबारा वो साइकिल चलता जाएगा। तो दो टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने बताए, बैड फॉर्म और गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स भी मार्क किए हुए हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बेस्ट फॉर्म कौन सी है? आइडल फॉर्म और डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। और कंक्लूजन क्या है? एरिस्टोटल वॉज अ फाउंडेशनल थिंकर इन पॉलिटिकल साइंस। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बहुत बेसिस से चीज़ों को लिया है, कंपेरेटिव स्टडी की है, सबको साथ में लेके हुए चले हैं, ठीक है। रियलिज्म की बात की है, जो रियलिस्टिक थिंकर, क्योंकि उनकी अप्रोच ही कौन सी थी? उनकी अप्रोच थी साइंटिफिक अप्रोच थी। तो जो रियलिस्टिक थिंग्स हैं उनको उन्हें साथ में लेते हुए चले हैं।
एंड वुमेन और स्लेव्स के लिए थोड़ा रिग्रेसिव व्यूज दिए हैं, ठीक है। एंड उन्होंने अपनी थ्योरी दी है जस्टिस, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स, सॉरी वेट 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 वेट, ये थोड़ा हट गया होगा, 1 सेकेंड ना। ओके, अब शो हो रहा है, एक्चुअली वो बोर्ड हट गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लेटो ने, सॉरी एरिस्टोटल ने क्या क्या थ्योरियाँ दी हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी फैमिली के उनकी फैमिली पर क्या विचार है, उनके स्लेवरी पर क्या विचार है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के बारे में हमने स्टडी की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। नॉट लाइक दैट, बट वो करंट अफेयर जो डेली बेसिस पर आपको मिले, जो डेली न्यूज़ है, उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी ज़रूर करें कि सर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी बताइए। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि अगर कोई लाइट की प्रॉब्लम हो, कुछ कैमरा वगैरह समथिंग लाइक, तो उसमें सुधार हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी पॉलिटिकल।